हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने किया था एजेटोपिक मिक्सचर। ठीक है, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अब गैसेस को लिक्विड में हमने सोल्यूबल करना है, मींस गैसेस को लिक्विड में ऐड करना है। इसमें हमारी गैसेस क्या है? गैसेस है हमारी सोल्यूट एंड लिक्विड। जो लिक्विड है हमारा वो क्या होगा? सोलवेंट। ठीक है, अब सोल्यूबिलिटी याद है तुम्हें? सोल्यूबिलिटी क्या होती थी? सोल्यूबिलिटी होती थी इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट। सॉलिड की जगह पर इस बार हम कहते थे गैसेस। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस सोल्यूट इन ग्राम्स विच इन एटमोसफियर विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। कितनी अमाउंट में हमारी गैस जो है वो लिक्विड सॉल्वेंट में अब सोल्यूबल हो सकती है, उसको कहेंगे हम गैस एंड गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, जो सॉल्यूशन बनेगा। और ये टॉपिक कौन सा होगा? गैस इन लिक्विड। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ अमाउंट में तो गैस जो होती है वाटर में सोल्यूबल होती है। ठीक है, वाटर लगा लो या कोई भी सॉल्वेंट लगा लो लिक्विड, उसमें सोल्यूबल होती है। ठीक है, ये ना देखो तुमने कभी तुम ये भी सोचो, फिशिस को भी ना ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, तो उनको वो ऑक्सीजन मिलती कैसे है? उनको वो ऑक्सीजन मिलती है अंडर वाटर ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट में जो ऑक्सीजन होती है ना वो हमारी वाटर में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, so some amount of gas is soluble in liquid. It solubility depend of gas is different for different liquids. किसी गैस की solubility किसी लिक्विड के लिए ज़्यादा होती है, किसी के लिए कम होती है। अब इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं। Most of the gases due to certain extent in all liquids, soluble in certain extent in all liquids. The extent to which a gas dissolved in a liquid depend on the pressure. अब कोई भी गैस कोई भी हमारे लिक्विड में सोल्यूबल क्यों होगी, डिपेंड किस पर करती है? वो डिपेंड करती है वो अगर हम टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, वो प्रेशर पर भी डिपेंड करती है। हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो गैस ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएगी ना वाटर में। और नेचर ऑफ गैस, गैस कैसी है वो हमारे लिक्विड में घुलने वाली है या नहीं है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, हमारा लिक्विड जो है वो गैस को अपने में सोल्यूबल होने देगा या नहीं, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा? गैस की सोल्यूबिलिटी पर जो लिक्विड में होगी। ठीक है, अब पहली बात तो सोचो, हमने सॉलिड इन लिक्विड में क्या किया था? सॉलिड इन लिक्विड जब हमारा सॉलिड सोल्यूट था और लिक्विड सॉल्वेंट था। ठीक है, तब क्या था? हमारा टेम्परेचर दो तरीके से इफेक्ट करता था। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता था? अगर डेजोल्यूशन एंडोथर्मिक थी, हमारी हीट अब्जॉर्ब होती थी, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती थी। अगर डेजोल्यूशन एक्सोथर्मिक थी तो टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब हीट बाहर जाती थी। जब सोल्यूबल होता था हमारा सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड, अगर हीट बाहर जाती थी तो अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करते थे तो सोल्यूबिलिटी घट जाती थी। ठीक है, ऐसे इसमें क्या होगा? इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एक टाइप का ही है। इसमें क्या होगा? अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में कम हो जाएगी। अब देखो इसको ना एक दिमाग में पॉइंट की तरह याद रख लो कि ना अगर देखो तुमने एनर्जी प्रोवाइड की सॉल्यूशन को, गैस और गैस इन लिक्विड वाले सॉल्यूशन को तुमने एनर्जी प्रोवाइड की। अगर एनर्जी प्रोवाइड की तो गैस के जो मॉलिक्यूल है एनर्जी लेके बाहर जाएंगे ना, वो फ्री होंगे लिक्विड में से, ट्रैप नहीं रहेंगे, तो उसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी ना। तो इसको देखते हैं, द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज ऑन हीटिंग द सोल्यूशन ऑफ अ गैस सम इज गैस इज यूजुअली एक्सपेल्ड आउट ऑफ अ सोल्यूशन। कुछ अमाउंट में गैस जो है वो सोल्यूशन में से एक्सपेल्ड आउट कर जाती है। बट इन केस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तुमने अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कोई गैस को डिसोल्व कर रखा है, उसको तुम हीट करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अपना बॉइलिंग पॉइंट कम है,
तो वो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा सोलवेंट भी वेपराइज होकर बाहर निकल जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यहाँ पर हम कहेंगे कि एक एक्सेप्शन आ गई। और एक्सेप्शन भी कोई एक्सेप्शन भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी रीजनिंग है हमारे पास, ठीक है। एक्सेप्शन वो होती है जिसकी हमारे पास कोई रीजनिंग नहीं होती, ठीक है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम हीट करेंगे तो वो पूरा उड़ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सोल्यूशन होगा। बट मोस्टली ऑल gases which are dissolved in a liquid, when we heat that solution, then that gas which is present in a solution, it expelled out of a solution, ठीक है। On the other way, to explain the solubility of gas, solubility decrease with the temperature, we take another explanation as, देखो हम ना सॉलिड इन लिक्विड में जैसे करा था हमने, अब वैसे करके देखते हैं। देखो द डेसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब कोई गैस लिक्विड में मिक्स हो रही है तो वो क्या कर रही है, हीट को रिलीज कर रही है और ठंडी हो रही है, ठीक है। जो सोल्यूशन बन रहा है वो ठंडा बन रहा है। अगर तुम उसको हीट करना स्टार्ट करोगे, अब देखो गैस प्लस सोलवेंट क्या हो रहा है, हमारा सॉल्यूशन बन रहा है, प्लस क्या हो रही है, हमारी हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। अगर तुम हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दोगे तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर आना ज्यादा, यहाँ पर आने बैकवर्ड आना स्टार्ट कर देगा ना। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में हीट की प्रेजेंट हो गई, ठीक है। अगर सॉल्यूशन हीट को लेगा और वापस क्या बन जाएगा, गैस प्लस सोलवेंट बन जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। apply Le Chatelier principle, it is evident that increase of temperature would shift the equilibrium in backward direction. The solubility would decrease with the temperature. अब next point क्या है, effect of temperature, effect of pressure. प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा हमारा सोलिबिलिटी ऑफ गैस पर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को बताने के लिए सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए हमारे हेनरी सर ने एक लॉ प्रोवाइड किया विच इज नोन एज हेनरी लॉ, ठीक है। सो हेनरी लॉ एक रिलेशन प्रोवाइड करता है प्रेशर प्लस सोलिबिलिटी का। सोलिबिलिटी और प्रेशर का जो रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेनरी लॉ, ठीक है। इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मास ऑफ गैस और solubility of gas dissolved in a given volume of liquid is directly proportional to the pressure of gas present in equilibrium with the solution. इसने कहा है अगर कांस्टेंट टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर तुमने प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया गैस के ऊपर, तो गैस जो होगी हमारी वाटर जो भी सॉल्वेंट होगा उसमें सोल्यूबल होने लग जाएगी। लाइक मैंने यहाँ पर कोई लिक्विड लिया नीचे, ठीक है, ऊपर लिया मैंने गैस, ठीक है, गैस फेस ले लिया मैंने, ऊपर से लगा दिया एक पिस्टन, ठीक है, पिस्टन लगा दिया मैंने, प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया, प्रेशर इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली तो गैस को पुश करेगा ना ये लिक्विड में। जितनी गैस पुश होगी लिक्विड में वो उतनी ज्यादा लिक्विड में क्या होती जाएगी, उतनी ज्यादा लिक्विड में डिसोल्व होती जाएगी और सोल्यूबल होती जाएगी, ठीक है। सो हेनरी लॉ हमें यही बताता है दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी को इसने कैसे लिख लिया, मास ऑफ गैस, ठीक है, एम में। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और ऐसे कह लो एम मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। अब हम प्रोपोर्शनल को हटाकर हमने एक कांस्टेंट लिया के एच। दिस के एच इज नोन एज हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। एम क्या था, मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। कितनी मास में जो हमारी एम क्या है, कितनी मास में हमारी गैस सोल्यूबल हो गई सॉल्वेंट में। पी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, हमने कितना प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है। के एच विच इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और आल्सो नोन एज हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। एंड देखो वैल्यू ऑफ के एच डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। यूनिट ऑफ के एच इज एटमोस्फियर एंड बार। अब देखो के एच जो है हमारा वो डिपेंड किस पर करता है, के एच डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट पर।
कि गैस का क्या नेचर है, वो हमारे सॉल्वेंट में सोल्यूबल है या नहीं है, या हमारा सॉल्वेंट के क्या नेचर है, वो गैस को एक्सेप्ट करेगा, अपने में सोल्यूबल होना या नहीं करेगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और इसके यूनिट्स क्या होंगे, एटमोसफियर और बार। के एच ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, के एच टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के एच लेस इज द सोलिबिलिटी ऑफ गैस। अब देखो इस चीज को, तुमने के एच की वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है, तो ऐसे देख लो, पी प्रेशर को तुम एक एटमोसफियर ले लो, तुमने एक एटमोसफियर का प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, P इक्वल्स टू 1, ये किसके इक्वल होगा, के एच एम, ठीक है, ऐसे ही मैंने फॉर्मूले में फिल कर दिया ना। तो मास किसके इक्वल होगा, 1/kh। अब kh की वैल्यू बढ़ाते जाओ, मास जो है हमारा सोल्यूबल हमारा लिक्विड में, गैस का मास जो है सोल्यूबल लिक्विड में वो कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, हमारा इनवर्स रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है, 1/kh हो गया। kh की वैल्यू बढ़ाओ, m की वैल्यू कम होगी। m क्या है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन और सोल्यूबल इन लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब जब KH की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब जब हम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना KH, अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी तो KH की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर KH की वैल्यू बढ़ गई तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। एक्सप्रेसिंग सोल्यूबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अगर देख लो तुम, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तुम ना इसको कैसे लिख सकते हो, तुम्हारा रिलेशन क्या है, रिलेशन है हमारा P इक्वल्स टू KHM, और तुम्हें याद होगा हमारा मोल फ्रैक्शन क्या था, मोल फ्रैक्शन कोई भी लिख दो सी कंपोनेंट का, वो किसके इक्वल होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कंपोनेंट, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, ऐसे ही होता है ना मोल फ्रैक्शन, तो ऐसे ही होता था। और नंबर ऑफ मोल्स किस पर डिपेंड करता था, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, वो निकालते थे अपना गिवन वेट और वेट प्रोवाइडेड, ठीक है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो दोनों ही वेट हैं, ठीक है, वेट है दोनों ही, नंबर ऑफ मोल्स किस पे डिपेंड करता है, वेट की टर्म्स हैं दोनों, ठीक है, मास की टर्म्स हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन भी किसकी टर्म होगी, मास की टर्म होगी ना, मास की, ठीक है। मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ही तो आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसकी टर्म है, हमारी वेट की, तो मोल फ्रैक्शन भी किसकी टर्म होगी, वेट की, मास की। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं PKHM को ऐसे लिख सकते हैं, PKH एक्स सी, कोई भी कंपोनेंट ले लो सी, ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। अब अगर सोल्यूट की बात करते हैं हम, तो हम कैसे लिख सकते हैं, लाइक मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ले लेते हैं, KHXA, कौन सा है, A इज सोल्यूट, ठीक है, ये रिलेशन हो गया, दिस इज नोन एज हमारा हेनरी लॉ, ठीक है, P इक्वल्स टू KHXA, ठीक है। एक्सप्रेसिंग सोल्यूबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की टर्म में कैसे लिखेंगे, हेनरी लॉ को PA इक्वल्स टू KHXA, यहां पर A आना था, PA इक्वल्स टू KHXA, ठीक है। व्हेन, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, when several gases are dissolved simultaneously, Henry law is still applicable to each gases independent of the pressure of other gases। अब मेरी बात सुनो, तुमने एक लिक्विड में कई सारी गैस को ऐड कर दिया, लाइक CO2 को भी ऐड कर दिया, ऑक्सीजन ले लेते, नाइट्रोजन को भी ऐड कर दिया, और कोई आगे कई गैसेस को ऐड किया तुमने लिक्विड में एक ही बार में, सिमिल्टेनियसली एक ही बार में, ठीक है, एक ही बार में ऐड करना है कई गैसेस को लिक्विड में। अब देखो सोल्यूबिलिटी अलग अलग गैस की लिक्विड में अलग अलग होगी ना, क्यों, क्योंकि कोई गैस हमारे लिक्विड में ज्यादा सोल्यूबल होगी, कोई कम सोल्यूबल होगी, बट हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। हेनरी लॉ हमें क्या कहता है, प्रेशर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। अगर तुमने प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे
तो जितनी भी गैसेस होंगी उन पर प्रेशर इंक्रीज होगा ना, प्रेशर इंक्रीज होने से वो नीचे जाएंगी, हमारे हमारे लिक्विड में डिजोल्व होगी। तो हेनरी लॉ क्या कहता है, कितनी भी गैसेस हों लिक्विड में, प्रेशर इंक्रीज करने से सभी गैसेस की सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। किसी भी गैस का अलग प्रेशर किसी और गैस के सोल्यूबिलिटी को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब अलग अलग गैस की अलग अलग गैस अलग अलग प्रेशर पर सोल्यूबल होगी ना, हम हमारे लिक्विड में। तो जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे, सभी गैसेस का प्रेशर आते ही वो सोल्यूबल हो जाएंगे लिक्विड में। अपना अपना प्रेशर आते ही, प्रेशर का हम कहेंगे लेवल आते ही वो सोल्यूबल होने स्टार्ट हो जाएंगी लिक्विड में, ठीक है। The solubility of each gas is proportional to its own pressure. Next हम conceptual question देखते हैं। At a same temperature, hydrogen is more soluble in water and helium than helium. Which of them will have a high value of KH? इसने कहा constant temperature पर जो हाइड्रोजन है हमारी, वो हीलियम से ज्यादा सोल्यूबल है लिक्विड में। कोई भी लिक्विड ले लिया इसने, तो इसने कहा किस हाइड्रोजन और हीलियम में से किसकी KH की वैल्यू ज्यादा होगी। हमें पता है KH की वैल्यू उसकी ज्यादा होगी जो लिक्विड में कम सोल्यूबल होगा। क्यों? क्योंकि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/KH, ठीक है। इज रेसिप्रोकल टू KH, ठीक है। मास इज रेसिप्रोकल टू KH। सो हीलियम जो है हमारा, वो उसकी वैल्यू KH की वैल्यू, क्यों? क्योंकि हीलियम की मास जो है सोल्यूबिलिटी कम है, इस कारण जो KH की वैल्यू होगी हीलियम की ज्यादा होगी। हीलियम विल हैव मोर वैल्यू ऑफ KH बिकॉज इफ गैस हैज मोर सोल्यूबिलिटी इट्स KH वैल्यू इज लो। हाइड्रोजन की सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, उसके कारण उसकी KH की वैल्यू लो है। नेक्स्ट क्या है हमारा, erected water bottles are kept under water during summer. Why? जिस वाटर बॉटल में एयर्स होंगी, लाइक CO2 होगी और अदर एयर्स होंगी, उसको समर में हम वाटर के अंडर क्यों रखते हैं? तो समर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमारा जो होगा गैस जो डिजोल्व है हमारी लिक्विड में, वाटर में जो गैसेस डिजोल्व हैं उनको टेम्परेचर और एनर्जी मिलने के कारण वो बाहर आएंगी ना। इस कारण वो फट भी सकती है बोतल जो है हमारी। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो गया तो गैस बाहर आने को होगी, अगर बाहर आने को हुई तो बोतल फट जाएगी। इसको रोकने के कारण हम समझ में एयरेटेड बोतल्स जो होती हैं उनको वाटर के अंदर रखते हैं। इसको रीड कर लेना स्टॉप करके, ठीक है। Why do aquatic species feel more comfortable in lakes in winter than in summers? जो एक्वेटिक स्पीशीज होती है, मैंने बताया था ना, ऑक्सीजन वाटर में जो होती है हमारी सोल्यूबल होती है कुछ एक्सटेंट तक। अगर समर में जो होता है ना, समर में हमारा इसने क्वेश्चन पूछा है जो फिशेज और अदर हमारी समुद्र की जो जानवर होते हैं वो समर में कंफर्टेबल नहीं होते लेक्स में, बट विंटर्स में वो कंफर्टेबल होते हैं लेक्स में। क्यों? क्योंकि अगर समर में जो होती है हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है हमारी सॉल्यूशन में, नहीं वाटर में जो हमारी ऑक्सीजन ट्रैप्ड होती है, समर में वो एनर्जी मिलने के कारण बाहर निकल जाती है ना, मतलब अमाउंट जो है हम ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो कम हो जाती है वाटर में। इसके कारण उनको ब्रेथिंग में वो होगी ना तकलीफ होगी, वो कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे क्योंकि उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रही हैगी, ठीक है। इस कारण जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं वो समर में कंफर्टेबल फील नहीं करती, बट इन विंटर्स ऑक्सीजन जो है जो ऑक्सीजन गैस है उससे एनर्जी नहीं मिलती है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। इसके कारण ऑक्सीजन की अमाउंट जो है हमारी वाटर में ज़्यादा होती है,
तो जो विंटर्स में है हमारी एक्वेटिक स्पीशीज है वो कंफर्टेबल फील करते हैं। तो वैलिड कहाँ है हमारा, हेनरी लॉ कहाँ पर वैलिड है, हेनरी लॉ इज ओनली एप्लीकेबल एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अगर देखो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर में हमारा जो हेनरी लॉ है वो एप्लीकेबल है, वैलिडिटी हमारी उसी तक है। क्यों, क्योंकि देखो तुमने टेम्परेचर घटाते गए कम करते गए, सोचते जाओ टेम्परेचर प्रेशर जो है हमारा उसको बढ़ाते गए और कह दो भी टेम्परेचर को कम करते गए। अगर तुमने टेम्परेचर कम कर दिया कोई एक्सटेंट तक का, अगर तुमने टेम्परेचर इतना ज्यादा कम कर दिया कि वो गैस रही ही नहीं, वो लिक्विड बन गई, ठीक है। अगर तुम टेम्परेचर कम करते जाओगे तो मॉलिक्यूल्स आपस में वो होते जाएंगे ना, अट्रैक्ट होते जाएंगे और बाइंड होते जाएंगे। अगर बाइंड हो गए तो वो गैस रही ना, वो आइडियल गैस रही नहीं, वो तो लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड की फॉर्म में आने लग जाएगी। इसके कारण तुम्हें हाई टेम्परेचर पर रखना होगा, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर। जब वो गैस होगी ना आइडियल गैस, तब हमारा हेनरी लॉ है जो वो एप्लीकेबल होगा। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, अ गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन विद सॉल्वेंट और एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू अंडरगो डिसोसिएशन आफ्टर डिसोल्यूशन। इसमें क्या है हमारा, अगर HCl जो गैस है हमारी वो एक्वस कंपोनेंट, कोई भी एक्वस कंपोनेंट में मिक्स होकर उसने कोई भी एक्वस सोल्यूशन बना लिया, ठीक है, गैस ने लिक्विड में मिक्स होकर सोल्यूशन बना लिया। अगर सोल्यूशन आगे टूट गया H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में टूट गया, तो हमारा जो हेनरी लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कहाँ पर की है, एप्लीकेशन कहाँ पर है। मेनली हेनरी लॉ को ना ऐसे याद रखना कि प्रेशर बढ़ाने से गैस की सोलिबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाएगी, ठीक है। अब एप्लीकेशन को समझते हैं। To increase the solubility of CO2 in soft drinks, the bottle are sealed under high pressure. So when bottle is opened, CO2 is bubbled out. इसने क्या कहा है, जब भी हम तुमने कोल्ड ड्रिंक पी होगी, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हो तो गैस बाहर आती है ना, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स को ओपन करते हैं तो अचानक गैस बाहर आती है ना, बबल आउट होती है। तो वो क्यों होता है, क्यों, क्योंकि वो गैस जो होती है हाई प्रेशर के अंडर, जो कोल्ड ड्रिंक है हमारी उसमें सोल्यूबल की होती है, हाई प्रेशर के अंडर मिक्स की होती है लिक्विड में। इसमें हेनरी लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल है, हाई प्रेशर के साथ उसने क्या किया, गैस को CO2 को हमारी सॉफ्ट ड्रिंक में क्या कर दिया, सोल्यूबल कर दिया। इसने हेनरी लॉ को एप्लीकेबल यहाँ पर हुआ है, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन देख, तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। अब देखो जब हम क्लाइंबिंग करते हैं कोई भी माउंटेन पे, जब हम ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं तो ऑक्सीजन का जो लेवल है, ऑक्सीजन का लेवल कम होने लग जाता है, ऑक्सीजन कम होती है वहाँ पर। क्यों, ऐसे क्यों होता है, देखो जो माउंटेन जब हम हाई चले जाते हैं ना तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन की हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो भी कम हो जाएगा एट हाई एल्टीट्यूड। दैट्स व्हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। एज अ रिजल्ट देयर इज लेस concentration of O2 in blood and other body tissues, so they feel weak and unable to think properly. This disease is called anoxia, ठीक है। अब देखो अगर ऊपर ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन की अमाउंट ही नहीं है इतनी, तो बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड नहीं हुई तो प्रॉब्लम्स होती है। तभी हम प्रॉपरली थिंक नहीं कर पाते और हमारे मसल्स भी ठीक तरीके से काम नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, व्हेन एयर एंटर्स द लंग्स then its pressure is high. This when air is जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है ना वो हीमोग्लोबिन जो हमारा ब्लड में होता है उसके साथ मिक्स हो जाती है,
तो अपना प्रेशर हाई होता है। देखो जब एयर एंटर होती है तो प्रेशर हाई होता है, ठीक है। प्रेशर हाई होने के कारण गैस की सोलिबिलिटी ज्यादा है लिक्विड में, तो गैस जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है हीमोग्लोबिन में डिजोल्व हो जाती है, तो और हीमोग्लोबिन क्या बन जाता है, फॉर्म क्या करते हैं ये, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ट्रैवल करता है और हमारे टिश्यूज तक पहुंचता है, तो टिश्यूज में जो होता है पार्शियल प्रेशर जो होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है। अगर प्रेशर कम हो जाता है तो गैस जो होगी वो हीमोग्लोबिन में ऐड नहीं रहेगी और हीमोग्लोबिन से बाहर निकलकर हमारे टिश्यूज को प्रोवाइड हो जाएगी क्या, ऑक्सीजन गैस। इसको पॉइंट को पढ़ के देखते हैं। दिस ऑक्सीजन कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज इज लो, प्रेशर कम होता है टिश्यूज में, सो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड यूज्ड फॉर फंक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलैरिटीज बिटवीन रोल्स लॉ एंड हेनरी लॉ। रोल्स लॉ क्या था, ठीक है, पहले हेनरी लॉ लिखते हैं। हेनरी लॉ क्या आया हमारे पास, पी ए इक्वल्स टू एक्स ए एंड के ए, है ना, के एच, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, जिसको हम सोल्यूट कंसीडर कर रहे हैं गैस, ठीक है। और ऐसी पी ए को लिखते हैं पी ए कंपोनेंट, रोल्स लॉ क्या था, एक्स ए इंटू पी नोट ए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इनटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है। तो रोल्स लॉ और हेनरी लॉ में सिमिलैरिटी क्या है, फर्स्ट सिमिलैरिटी तो ये होगी, दोनों मोल फ्रैक्शन को इन्वॉल्व करते हैं। देखो तुम ऐसे लिख लो कि तो दोनों मोल फ्रैक्शन को इन्वॉल्व करते हैं, लाइक बोथ स्टेट दैट द वेपर प्रेशर ड्यू टू एनी कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। जो प्रेशर है सॉल्यूशन में वो किसके हमारा प्रोपोर्शनल है, एक्स ए के, क्योंकि के एच भी कांस्टेंट है और पी नोट ए प्योर वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट है, सो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए मोल फ्रैक्शन। दोनों में सिमिलैरिटी एक ये होगी। सेकंड क्या हुई, देखो गैस अगर बोथ अप्लाई ऑन अ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ लिक्विड, वोलेटाइल जिसके वेपर्स बनते हैं, ठीक है। गैस तो ऐसी होती है दोनों, इसके कारण रोल्स लॉ भी वोलेटाइल कंपोनेंट्स पे हमारा अप्लाई होता है और हेनरी लॉ भी हमारा वोलेटाइल कंपोनेंट्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रोल्स लॉ एंड हेनरी लॉ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन दैम इज कांस्टेंट डिफरेंस। इनमें हेनरी लॉ में क्या आता है हमारा हेनरी कांस्टेंट और रोल्स लॉ में क्या आता है हमारा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। The two laws differ in the proportionality constant. In Rolle's law, it is equal to vapor pressure of pure component P naught A, and in Henry law, it is equal to Henry constant. आज के लिए इतना ही। हेनरी लॉ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैं आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। इसके हमारे पास 4 या 5 वीडियोस और बनेंगी सोल्यूशन चैप्टर की, उसके बाद सोल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू।